क्या कोई मोहब्बत करने वाला इतनी बेरहमी से जान ले सकता है? क्या प्यार का जुनून किसी को इस हद तक हैवान बना सकता है कि वो अपनी ही प्रेमिका की लाश के पास बैठकर शराब पिए और फिर उसकी आत्मा को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र करे? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने, डिजिटल शक और उस भयानक रात की है जब इंदौर के एक फ्लैट में प्यार और नफरत के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिट गई। ये कहानी है पीयूष और उसकी प्रेमिका की, एक ऐसी लव स्टोरी जिसका अंत इतना खौफनाक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए आज उस बंद कमरे के राज से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंदौर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के क्लासरूम से। हजारों सपने लिए देश के अलग अलग कोनों से आए नौजवान यहाँ अपना भविष्य बनाने आए थे। उन्हीं में से एक थी वो 24 साल की लड़की साक्षी, जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो पढ़ने में होशियार थी, दोस्तों में लोकप्रिय थी और अपने करियर को लेकर बेहद गंभीर थी। उसी क्लास में उसकी मुलाकात हुई पीयूष धामनोतिया से। पीयूष, जो मंदसौर का रहने वाला था, दिखने में एक आम लड़के जैसा ही था। क्लास में साथ बैठना, नोट्स शेयर करना और कॉलेज कैंटीन में दोस्तों के साथ वक्त बिताना, यहीं से उनके बीच एक दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कॉलेज का कॉरिडोर, लाइब्रेरी के कोने और शहर के कैफे उनकी मुलाकातों के गवाह बनने लगे। वो एक दूसरे के साथ अपने सपने साझा करते, भविष्य की योजनाएं बनाते। उनके दोस्तों के लिए वो कॉलेज के एक परफेक्ट कपल थे। साक्षी को पीयूष का साथ अच्छा लगता था और पीयूष को साक्षी की मासूमियत और समझदारी पसंद थी। उनकी प्रेम कहानी किसी भी सामान्य जोड़े की तरह ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस कहानी के पीछे एक अंधेरा साया भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, शक का साया। पीयूष का स्वभाव थोड़ा अधिकार जताने वाला था। वो साक्षी को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव था। वो किससे बात करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, वो हर चीज पर नजर रखना चाहता था। शुरुआत में रिया को ये उसका प्यार और केयर करने का तरीका लगा, लेकिन धीरे धीरे ये बंदिशों में बदलने लगा। पीयूष को शक था कि रिया की जिंदगी में कोई और भी है। ये शक एक जहरीले बीज की तरह उसके दिमाग में पनपने लगा था और इस शक की आग को हवा दी एक मोबाइल एप्लीकेशन ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पीयूष ने साक्षी के फोन में एक डेटिंग ऐप देख लिया। उसके लिए ये एक सबूत था कि रिया उसे धोखा दे रही है। उसका दिमाग गुस्से और नफरत से भर गया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। उसे एक पल में उसके लिए साक्षी उसकी प्रेमिका से एक धोखेबाज बन गई थी। और फिर आई वो मनहूस रात, 10-11 फरवरी 2026 की रात। पीयूष ने साक्षी को बात करने के लिए द्वारकापुरी में अपने किराए के फ्लैट पर बुलाया। साक्षी इस बात से अनजान थी कि वो अपने ही कातिल के जाल में जा रही है। फ्लैट पर पहुंचते ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। पीयूष उस पर चिल्ला रहा था, इल्जाम लगा रहा था। साक्षी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीयूष के सिर पर तो खून सवार था। उसका शक जुनून में और जुनून हैवानियत में बदल चुका था। उसने साक्षी के हाथ पैर बांध दिए, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि उसकी चीखें कोई न सुन सके। साक्षी की आंखों में खौफ था। वो रहम की भीख मांग रही होगी, लेकिन उस हैवान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेरहमी से पहले उसका गला घोटा और फिर चाकू से भी वार किए, जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर तो इसके बाद शुरू हुआ। अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद पीयूष के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। वो कमरे से बाहर गया, पास की दुकान से बियर खरीदी, वापस फ्लैट पर आया और फिर अपनी ही प्रेमिका की लाश के पास बैठकर शराब पीने लगा। उसने मृत शरीर के साथ यौन शोषण भी किया, एक ऐसा घिनौना कृत्य जिसे नेक्रोफिलिया कहते हैं। प्यार का दावा करने वाला एक इंसान इस हद तक गिर सकता है, ये सोचना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं, लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि पीयूष पहले से ही रिया को उसके कुछ निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। उसने ये तस्वीरें कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दी थीं ताकि उसे बदनाम कर सके। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद पीयूष लाश को कमरे में ही छोड़कर मुंबई भाग गया। वो मुंबई के अंधेरी और पनवेल जैसे इलाकों में छिपकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, पर एक अजीब तरीके से। वो पछतावे में नहीं था, बल्कि एक अजीब डर में था। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, रूहों से कैसे बात करें। वो रिया की आत्मा को बुलाना चाहता था, उससे माफी मांगना चाहता था। पकड़े जाने से ठीक पहले वो पनवेल के पास एक सुनसान जगह पर अगरबत्ती जलाकर कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था ताकि वो साक्षी की रूह से संपर्क साध सके। इंदौर पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रेस करके उसे मुंबई से धर दबोचा।
गिरफ्तारी के बाद जब उसे मीडिया के सामने लाया गया तो उसके चेहरे पर पछतावे का एक निशान तक नहीं था। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने हंसते हुए और बेहद लापरवाही से जवाब दिया, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करोगे जानकर। उसका ये रवैया देखकर हर कोई सन्न था। ये शब्द किसी हत्यारे के थे, किसी प्रेमी के नहीं। ये घटना आज के डिजिटल युग के रिश्तों की एक स्याह हकीकत को भी बयां करती है, जहां एक शक, एक स्क्रीनशॉट या एक ऐप किसी की जान लेने की वजह बन सकता है। पुलिस इस मामले में क्राइम सीन को रिक्रिएट करके और सबूत जुटाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मोहब्बत इतनी जानलेवा हो सकती है। इस पूरी कहानी को सुनते सुनते आपने नोटिस किया होगा कि ये सिर्फ एक हत्याकांड की रिपोर्टिंग नहीं है, ये हमारे समाज का एक आईना है। पीयूष जैसे लोग जो पॉसेसिव हैं, जो कंट्रोल फ्रीक हैं, जो अपनी पार्टनर को प्रॉपर्टी समझते हैं, वो हमारे आसपास हैं। हर शहर में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में रेड फ्लैग्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं या प्यार समझ लेते हैं। जेलसी प्यार नहीं है। अगर कोई आपके फोन चेक करे, वो लव नहीं है, वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। अगर कोई आपको दोस्तों से दूर करे, वो केयर नहीं है, वो आइसोलेशन है। अगर कोई आपकी इंटीमेट फोटोज या वीडियोस से आपको डराए, वो रिश्ता नहीं है, वो अब्यूज है। और अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं, तो कृपया आज ही किसी से बात करें। कोई ट्रस्टेड फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर या हेल्पलाइन। आपकी जान आपकी है, किसी की इनसिक्योरिटी और ईगो से ज्यादा कीमती। ये कहानी सिर्फ एक शहर या एक कॉलेज की नहीं है, ये याद दिलाती है कि प्यार और कंट्रोल में फर्क होता है। भरोसा और डर साथ नहीं चल सकते। अगर आपके आसपास कोई रिश्ता आपको मानसिक या डिजिटल रूप से ब्लैकमेल कर रहा है, तो चुप मत रहिए, मदद लीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या शक किसी इंसान को इस हद तक अंधा बना सकता है? क्या ऐसी मानसिकता को सिर्फ गुस्सा कहकर माफ किया जा सकता है? आपकी नजर में ऐसे अपराधी को कैसी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।